हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विशाल पांडे। और हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था जो था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और डाइजेस्टिव ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड्स, द लिवर एंड द पैनक्रियाज। तो इसमें हमारा जैसे जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, बेसिकली वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, हमारा माउथ से लेके एनस तक। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हो रहा था। तो इसमें हम क्या कहना चाहेंगे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके बीच में हमारे मेनली तीन ही ग्लैंड्स आते हैं जो अपने सिक्रीशंस देते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक हमारा सलाइवरी ग्लैंड हो गया, एक हमारा लिवर हो गया और एक हमारा पेनक्रियाज हो गया। ठीक है, तो एक एक करके हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, द पैरेटिड। ठीक है, इसके ये जो हमारा सलाइवा है, तीन ग्लैंड से, तीन टाइप के ग्लैंड से सिक्रीट होता है। उनका पहला है द पैरेटिड, जो हमारा चीक्स के साइड में प्रेजेंट होता है। द सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, जो हमारा लोअर जॉ के पास प्रेजेंट होता है। और एंड द सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब टंग, तो सब मतलब बिलो द टंग। These glands situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity. ये जो हमारे जितने भी ग्लैंड्स, मैंने सलाइवरी ग्लैंड बताए, ये ओरल कैविटी के अंदर नहीं, उसके बाहर प्रेजेंट होते हैं और थ्रू डक्ट्स अपनी सिक्रीशंस को ओरल कैविटी की तरफ धकेलते हैं। तो इसको देखने के लिए हम एक बारी इसका अच्छा फोटोग्राफ भी देख सकते हैं। तो बेसिकली अब हम इस फोटो में देख सकते हैं हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड थे, जो थे हमारा पैरेटिड वाला, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। तो बेसिकली तीन ग्लैंड्स थे। हमारा जो पैरेटिड ग्लैंड है हमारे चीक में प्रेजेंट है। सब मैंडिबुलर हमारा लोअर जॉ, ये जो लोअर जॉ है, ये लोअर जॉ हो गया, ये अपर जॉ हो गया, तो ये लोअर जॉ में प्रेजेंट है। और सब लिंगुअल, यहाँ पे हमारा टंग है सपोज कीजिए, तो बिलो द टंग हमारा सब लिंगुअल हो गया। ठीक है, तो ये इनकी पोजीशनिंग है और ये थ्रू दीज डक्ट्स अपनी सिक्रीशन ओरल कैविटी, ये हमारी ओरल कैविटी है, यहाँ अपनी सिक्रीशन पोर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एनसीईआरटी में दे रखा है लिवर के बारे में। तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेइंग अबाउट 1.2 टू 1.5 kg इन एन अडल्ट ह्यूमन। तो इसमें बेसिकली ये दिया हुआ है कि जो हमारा लिवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, और इसका वेट क्या है, 1.2 से 1.5 के बीच में। ठीक है, ये इंडिविजुअल का वेट। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज टू लोब्स। जो हमारा लिवर का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह होता है। ठीक है, इसके दो लोब्स होते हैं, एक ये वाला लोब हुआ, एक ये वाला लोब हुआ, तो इसलिए हम इसे टू लोब्स कह रहे हैं। ठीक है, these hepatic lobules just below the diaphragm and has two lobes. The hepatic lobules are the structural and functional unit of liver, containing hepatic cells arranged in the form of cords. Each lobule is covered by a thin connective tissue sheath called glycine capsule. तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, ये लिवर की थोड़ी सी एनाटमी पढ़नी पड़ी, थोड़ी लिवर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम लिवर को देखें, अगर हम लिवर को जूम करके, अगर लिवर का ये जो क्रॉस सेक्शन है हम इसको जूम करके देखें, अगर यहाँ पे हम इसको जूम करके देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे एक हेक्सागोनल शेप करके ये इस तरह की अरेंजमेंट पाई जाती है। ये बहुत सारे हैं और इस एक चीज को हम लॉब्यूल कहते हैं। ठीक है, ये एक हेक्सागोनल शेप को हम लॉब्यूल कहते हैं, और जो हेक्सागोनल लॉब्यूल्स है इसके अंदर हमारे हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली क्या मतलब, हेपेटिक सेल्स से हमारा हेपेटिक लॉब्यूल बना, और हेपेटिक लॉब्यूल बहुत सारे इकट्ठा होके एक लिवर पूरा ऑर्गन बनाया। और तो ये जो हेपेटिक लॉब्यूल्स हैं, यही हमारे एक कनेक्टिव शीट से कवर रहते हैं, जिनको हम कहते हैं, ये जो लॉब्यूल है ये एक कनेक्टिव शीट से कवर रहते हैं, जिसको हम कह रहे हैं ग्लिसिन कैप्सूल। ठीक है, ग्लिसिन कैप्सूल्स। The the bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in the thin muscular
सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। तो इनने क्या कहा है इसमें, जो हमारा बाइल है वो हमारा बेसिकली लिवर के अंदर ही बनता है, ठीक है। यहाँ पे हिपैटिक सेल्स जो मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर हमारा बाइल जूस बनता है, और ये थ्रू यहाँ से जो डक्ट्स आ रही हैं, हमारी जो लिवर से डक्ट्स आ रही हैं, ये डक्ट्स फ्रॉम द लिवर, ये जाके बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर, इसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, जो गॉल ब्लैडर का डक्ट है इसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट, फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। जो हमारे डक्ट्स वहां से आ रहे हैं, लिवर से आ रहे हैं, जिससे हमारा बाइल आ रहा है और यहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है, ये वाली जो डक्ट है, और जो गॉल ब्लैडर से डक्ट निकल रही है, ये दोनों जुड़ के हमारा कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, ठीक है। द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट opens into the duodenum as the common hepatopancreatic duct, which is guarded by a sphincter called the sphincter of Oddi। तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है, जो हमारा ऊपर से डक्ट आ रही है कॉमन बाइल डक्ट, ये हमारा ड्यूडेनम में जाके घुस रही है, ठीक है। और जब ये घुसने से पहले ये हमारे जो पेनक्रियाटिक डक्ट है इससे अटैच हो रही है, यहाँ से हमारा कॉमन बाइल डक्ट आई और ये हमारा आया पेनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों यहाँ पे मर्ज हो गए और तब जाके कहलाए हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये अब अपना सिक्रीशन का ड्यूडेनम के अंदर वो पोर करेंगे। और यही जो हमारा इसका जो रेगुलेशन है, मतलब कि ये कब इसके अंदर जाना चाहिए, ड्यूडेनम के अंदर पोर होना चाहिए, इसके इधर एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसको हम कह रहे हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। बेसिकली ये रेगुलेशन करेगा इनकी कि कब इन दोनों की सिक्रीशन ड्यूडेनम में जाना चाहिए। द पैनक्रियास इज अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन and endocrine elongated organ situated between the limbs of U-shaped duodenum. The exocrine portion secretes an alkaline pancreatic juice containing enzymes, and the endocrine portion secretes hormone, insulin and glucagon। तो इसमें पेनक्रियास के बारे में बता रखा है कि पेनक्रियास की लोकेशन क्या है। जो ड्यूडेनम है हमारा, यू शेप ड्यूडेनम, इसके बीच में हमारा पेनक्रियास प्रेजेंट होता है। और पेनक्रियास को हम कंपाउंड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये बोथ एक्सोक्राइन की तरह भी एक्ट करता है और एंडोक्राइन की तरह भी एक्ट करता है। एक्सोक्राइन मतलब अपनी जो सिक्रीशंस हैं थ्रू डक्ट देना, थ्रू डक्ट पोर करना सिस्टम में। जैसे हमारा यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये थ्रू डक्ट, इस डक्ट के थ्रू, ये पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन पोर कर रहा है। और एंडोक्राइन फंक्शन कैसे शो करता है, डायरेक्टली ये जो सपोज करिए ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल के अंदर ही अपनी सिक्रीशन डाल देता है। तो ये हमारा क्या हुआ, विदाउट डक्ट, विदाउट एनी पाइप, विदाउट एनी डक्ट। तो ये हमारा क्या होता है एंडोक्राइन फंक्शन। तो ये बहुत फंक्शन कर पाता है, इसलिए हम इसे कंपाउंड कहते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन कब करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब अपने पेनक्रियाटिक एल्कलाइन जूसेस सिक्रीट करता है वो। और एंडोक्राइन फंक्शन कब सिक्रीट करता है, जब वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है बॉडी में, डायरेक्टली ब्लड वेसल में। इंसुलिन का क्या फंक्शन है, अगर बॉडी में हमारे ज़्यादा ग्लूकोज हो जाए तो हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती है, ताकि हमारा जो ग्लूकोज है ब्लड में से उनका लेवल कम हो जाए फिर। और अगर हमारे ब्लड ग्लूकोज कम हो जाए और हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाए, तो हमारी बॉडी में ग्लूकागॉन हार्मोन बनने लगता है, जो हमारे लिवर को सिग्नल करता है और हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड स्ट्रीम में वापस से ग्लूकोज आने लगता है। तो इसी तरह से ये रेगुलेशन चलता रहता है। तो अब आगे बढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। The process of digestion is accomplished by mechanical and chemical processes। अभी हम पहले ही पढ़ चुके कि जो हमारा डाइजेशन है वो स्टार्ट कैसे होता है, मैकेनिकल मीन से भी और केमिकल मीन से भी। मैकेनिकल मीन्स क्या हो गया, हमारा जो टंग और टीथ हैं
वो कैसे हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं थ्रू फिजिकल फोर्सेस, थ्रू उसे दांतों से चबाना, एक टाइप का मैकेनिकली ही प्रोसेस हुआ। केमिकल फोर्सेस वो जो हमारे केमिकल एंजाइम्स हैं जो उन पे एक्ट करना, ये हमारा केमिकल प्रोसेस हुआ। तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है बेसिकली वो स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारा माउथ से। द बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शन, मास्टिकेशन ऑफ द फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ द swallowing। तो ये बकल कैविटी की फंक्शन है कि मास्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है और फैसिलिटेशन ऑफ swallowing, swallow करने में हेल्प करता है। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा masticate एंड मिक्स अप द फूड thoroughly। ठीक है, जब हमारा जो टंग है और टीथ है वो विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा, अब सपोज कीजिए हमारे पास कोई रफ सब्सटेंस है, उसे हमने चबाया चबाया, उसे एक टाइप का गीला और एडहेरिंग सब्सटेंस बनाने के लिए हमें कोई लिक्विड चीज़ चाहिए होती है, तो वही लिक्विड का चीज़ हमारा काम करता है सलाइवा। ठीक है, सलाइवा के अंदर जो म्यूकस होता है वही बेसिकली वो फूड पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है। सलाइवा म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन lubricating एंड adhering द masticated फूड पार्टिकल्स इनटू अ बोलस। अब जैसे ये जो हमारा फूड पार्टिकल, हमारा मुंह है, ठीक है, हमने खाना खाया और इसे चबाया, इसे चबाया, यहाँ से ये जो सलाइवा है ये इससे मिक्स हो गया और ये फूड हमारा, अब हम इस फूड को, चबाए हुए फूड को हम क्या कहेंगे, इसका हमने एक नाम दे दिया है जिसको हम बोलेंगे बोलस। ठीक है, द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स। अब ये जो बोलस है अभी धीरे धीरे हमारा फेरिंग्स में आने लगेगा, then conveyed into the pharynx and then into the esophagus by the swallowing or deglutition process। अब हमारे फेरिंग्स में आने के बाद हम इसको निगल लेंगे, उस निगलने को ही हम swallowing और डिग्लूटेशन बोल रहे हैं। ठीक है, ये ईसोफेगस में चला गया, अब हमारा बोलस, बोलस हमारा ईसोफेगस में चला गया। अब क्या होता क्या है ना, जैसे हमारे बोलस है, होता तो बहुत लिक्विड ही है, बट इसका क्या होता है, ये यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे फंस सकता है, ईसोफेगस की साइड वॉल्स पे अडहेर हो सकता है, किसी कारण से चिपक सकता है। इसी चीज़ को स्मूथली बोलस को नीचे ट्रांसफर करने में, स्टमक की तरफ करने में, हमारा जो एक ईसोफेगस है एक अलग सा चीज़ करके दिखाता है जिसे हम कहते हैं सक्सेसिव मस्कुलर वेव कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या करता है, इसकी जो मसल की लेयर है हमारे ईसोफेगस की, ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट और वाइब्रेट करने लगती है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मदर होती है उसका यूट्राइन जो मसल है वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बेबी बाहर आ जाए, उसी तरह हमारे यहाँ की जो मसल्स है ईसोफेगस की वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि फूड बाहर की तरफ चले जाए, नीचे की तरफ चले जाए। और इसी इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। द गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। ठीक है, अब क्या हमने क्या बताया था, यहाँ पे ईसोफेगस के बाद यहाँ पे स्टमक आता है हमारा, और इस स्टमक के इधर एक एक हमारा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ये हमारा स्फिंक्टर है, इसलिए जो रेगुलेट कर रहा है कि यहाँ से फूड यहाँ पे कब आएगा। ठीक है, और बेसिकली यहाँ का जो एसिड है वो वहाँ पे ना जाए बोल के इसको भी प्रिवेंट करता है हमारा स्फिंक्टर। इसको क्या कहते हैं हम, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। आप क्या कह रहे थे, सलाइवा सिक्रीटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स। जो हमारा ओरल कैविटी में सलाइवा सिक्रीट हुआ था उसके अंदर हमारा मेनली क्या क्या प्रेजेंट है, Na प्लस, K प्लस, Cl माइनस, HCO माइनस, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ एंजाइम, और उन एंजाइम्स का नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइजोजाइम्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारा सलाइवा के क्या कंटेंट्स हुए, सलाइवा के क्या कंटेंट हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स हुए और सलाइवरी अमाइलेज हुआ और लाइजोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम्स, ये हमारे इसके कंटेंट हुआ। तो सलाइवा के अंदर हमारे ये सब प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, Na प्लस, K प्लस, Cl माइनस, HCO माइनस। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा था, केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है मुंह के अंदर।
तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने कोई फूड खाया, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, ठीक है। तो माउथ के अंदर ना जो एंजाइम है हमारा सलाइवरी अमाइलेज, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करता है। और जैसे सपोज कीजिए कोई पॉलीसैकेराइड है, कोई स्टार्च जैसा चीज़ है, उस पर सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करेगा और उसको तोड़ के डाइसैकेराइड में बना देगा। वो एक जैसे कि एक माल्टोस, ये भी एक डाइसैकेराइड है। तो बेसिकली अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय दिस एंजाइम। तो 30% जितना भी हमने फूड खाया, इसका 30% जो कार्बोहाइड्रेट है उसका 30% तो हमारा मुंह के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी जो 70% है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा और स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है, सॉरी। और इस डाइजेशन के प्रोसेस के लिए हमारा मेनली क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर है, टेम्परेचर बोल रहा हूँ, पीएच है 6.8 का। बेसिकली ऑप्टिमम पीएच मतलब ये होता है, जैसे हम ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, तो हम भी ज़्यादा अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाते हैं, हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम होती है काम करने की। या ज़्यादा ठंडी होती है तब भी हम सिकुड़ पे बैठ जाते हैं, तब भी हम काम नहीं कर पाते। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें हम इंसानों की भी मैक्सिमम एफिशिएंसी निकलती है। उसी तरह ये जो हमारे सलाइवरी एमाइलेज है, जो एंजाइम है, इसका भी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमारे को पीएच क्या रखना पड़ेगा, 6.8। इस पीएच पे ये अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। The mucosa of the stomach has gastric glands. The gastric glands have three major types of cells, namely, जो हमारा म्यूकोसा है स्टमक का, उसके पास जो हमारा ऊपर का लेयर है, हमारा सबसे पहला म्यूकोसा लेयर, उसके पास तीन तरह के से ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, जिनका पहला नाम म्यूकस नेक सेल्स, जो हमारे तीन तरह के टाइप ऑफ सेल्स से बनते हैं। म्यूकस नेक सेल्स जो सिक्रीट करते हैं हमारा म्यूकस को, पेप्टिक और चीफ सेल्स विच सिक्रीट प्रो एंजाइम पेप्सिनोजिन, और हमारा है पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स विच सिक्रीट एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो म्यूकस है, म्यूकस नेक सेल है हमारा, म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, और ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन सिक्रीट कर रहे हैं हमारे पेप्टिक सेल। प्रो एंजाइम से क्या मतलब है, प्रो एंजाइम मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब उस टाइम पे वो अपना एक्शन नहीं कर रहा है, इनएक्टिव है, वो किसी और की प्रेजेंस में आने के बाद एक्टिव काम करेगा। और ऑक्जेंटिक सेल हमारा एचसीएल सिक्रीट कर रहे हैं, और इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो ये तीनों के फंक्शन देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। द स्टमक स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 hours, ठीक है। The food mixes thoroughly with the acidic gastric juice of the stomach by the churning movements of its muscular wall and it's called chyme। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारा जो ईसोफेगस है इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, वैसे ही सिमिलरली स्टमक के अंदर भी चर्निंग मूवमेंट्स होती है, जिसके कारण जो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसके साथ हमारा फूड मिक्स होता है अच्छे से, और मिक्स होने के बाद जो हमारा फूड बचता है, सपोज करो ये हमारा फूड है, मिक्स होने के बाद आफ्टर द मिक्सिंग हम इसको कहेंगे काइम, ठीक है। नाम चेंज होते जा रहे हैं बस, यहाँ पे बोलस था, बोलस यहाँ पे आया, एचसीएल से जुड़ा, एचसीएल से मिला, अच्छे से मिक्स हुआ, उसके बाद हम उसे काइम कह रहे हैं। द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन, ये रहा, द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोजर to hydrochloric acid gets converted into the active enzyme pepsin, the proteolytic enzyme of the stomach। तब ठीक है, जो हमारा मैंने आपको बताया था जो चीफ सेल्स बना रहे हैं वो हमारा है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन को अगर हम, जो प्रो एंजाइम है, हम इसको, ये अगर HCl की प्रेजेंस में आ जाता है तो ये प्रो एंजाइम हमारा एक्टिव एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पेप्सिन में कन्वर्ट होने का इसका क्या फंक्शन है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन
प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लिटिक मतलब तोड़ना, मतलब जो हमारे फूड के अंदर जो भी प्रोटीन्स हैं उनको तोड़ेगा। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटीएसेस, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, जिन्हें हम पेप्टाइड्स भी कहते हैं। ये प्रोटीन्स के ही शॉर्ट फॉर्म, छोटे क्या बोलते हैं, स्मॉल कन्वर्जन्स हैं बेसिकली। और जैसे स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं कह सकते, उसको तोड़ के थोड़ा छोटा कर दिया है। जैसे प्रोटीन को तोड़ा, पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स बन गए। अब इनको पेप्टोन्स को तोड़ेंगे, पेप्टाइड्स बनेंगे। इस तरह धीरे 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 तोड़ते जाएंगे हम इनको। The mucus and the bicarbonates present in the gastric juice play an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid। ठीक है, ये एक लोग वंडर करते हैं कि मतलब हमारे पेट में एक HCl है जिसका pH बहुत हाई रहता है, ठीक है, 1.8 के अराउंड, 1.8 के अराउंड रहता है। तो इससे हमारा पेट में इंजरी क्यों नहीं होती, हमारा पेट क्यों नहीं बर्न होता, पेट या स्टमक के अंदर बर्न क्यों नहीं होता है? ये इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है वो हमारा बाइकार्बोनेट सिक्रीट करता है, जिससे जो एसिड है वो बेस से जुड़ के न्यूट्रलाइज हो जाता है। और ये जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है उसके आसपास म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है। सपोज कीजिए ये स्टमक है, तो इसके आसपास ये हमारी ये हमारी म्यूकस की लेयर है, ठीक है, म्यूकस की लेयर है। और इसके अंदर ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जहाँ ये म्यूकस की लेयर कट गई तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर आ जाएगा और यहाँ की जो सॉफ्ट टिश्यूज है उसको इंजरी कर देगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। HCl provides an acidic pH for optimal for pepsins। जो हमारा पेप्सिन है, जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन जब कन्वर्ट हुआ था हमारा पेप्सिन पे, तो वो बेसिकली HCl की प्रेजेंस में हुआ था। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो HCl है एक अच्छा ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करते हैं पेप्सिन को एक्ट करने के लिए, ठीक है। द रेनिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन अ गैस्ट्रिक जूस ऑफ infants which helps in the digestion of milk protein। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, तो रेनिन एक प्रोटीलिटिक एंजाइम है। मैंने आपको बताया था प्रोटीलिटिक एंजाइम मतलब जो प्रोटीन को तोड़ रहा है। ये हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होगा पर सिर्फ इन्फेंट के, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन क्या होता है, हमारे केसिन एक प्रोटीन होता है मिल्क प्रोटीन। जब इन्फेंट होते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा उनको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी, क्या नाम है, इन्फेंट्स को। इसलिए एक ये एंजाइम है उनकी जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है ताकि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाए। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेसेस आर आल्सो सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ लाइपेसेस आल्सो आर सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की क्या क्या सिक्रीशंस थी, हमारी म्यूकस सिक्रीशन थी, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन थी जो हमारे प्रोटीन्स को तोड़ रहे थे, एक HCl था जो हमारे मिक्सिंग में हेल्प कर रहा था, काइम बना रहा था। HCl की केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, एंटीबैक्टीरियल भी होता है, जो बैक्टीरिया उनको मारता है। और हमारा क्या इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करता है, जो हमारा क्या इंपॉर्टेंट था, ये फैक्टर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। Various types of movements are generated by the muscularis layer of the small intestine. These movements help in a thorough mixing up of the food with the various secretions in the intestine and thereby facilitate digestion। तो हमने जो अभी मूवमेंट्स पढ़ी थी, जैसे ऊपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पढ़ी थी, स्टमक के अंदर चर्निंग मूवमेंट पढ़ी थी, वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत तरह की मूवमेंट्स होती है। और उनका एंड मतलब होने का एक ही रीजन है कि अच्छे से हमारा जो फूड है वो मिक्स हो जाए हमारे सिक्रीशंस के साथ, और ताकि अच्छे से केमिकल रिएक्शन और अच्छे से एंजाइमेटिक एक्शंस हो पाए। तो मेन पर्पस यही होता है कि वो उन सब मूवमेंट्स की कि अच्छे से उन सिक्रीशंस के साथ मिल पाए। द बाइल, द पेनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रीशन रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्टमक के बाहर अगर जो हमारा फूड आया, स्टमक से, ये स्टमक है,
यहाँ से डिओडेनम स्टार्ट हो जाता है। जब ये डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, जब यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे हमारा पेनक्रियास प्रेजेंट होता है, और यहाँ से हमारे लिवर का सिक्रीशन आ रहा होता है, बाइल, और ये यहाँ पे जाके अटैच हो रहा होता है। ठीक है, इस पे जो हमारा इंटेस्टाइन है इसके अंदर हमारी तीन सिक्रीशन कर रहा है। एक तो हमारा ये यहाँ से आ रहा है, क्या बोलते हैं, बाइल, लिवर से। ठीक है, बाइल आ रहा है लिवर से। दूसरा हमारा आ रहा है पेनक्रियाटिक जूसेस, पेनक्रियास से। ठीक है, और तीसरा हमारा आ रहा है खुद जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें उसके अंदर भी कुछ कुछ ग्लैंड्स हैं, वो अपनी सिक्रीशंस दे रहे हैं, जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस बोल रहे हैं। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ेंगे ये जो जूसेस है उनकी क्या एक्शन होती है और उन जूसेस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है। तो पेनक्रियाटिक जूस एंड द बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, आपको बताया था अभी। द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम। जो पेनक्रियाटिक जूस है उसके कंटेंट्स ये हैं: ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेसेस, न्यूक्लियसेस। इनको क्या कहा गया है, ये हमारे इनएक्टिव एंजाइम है, मतलब ये भी एक्टिवेट नहीं हुए हैं। इनको एक्टिवेट होने के लिए किसी चीज की प्रेजेंस की जरूरत है। तो आगे बढ़ते, द ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ एंजाइम कॉल्ड एंटेरोकाइनेज। ये जो हमारा जैसे पेप्सिनोजन था, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, वो एचसीएल की प्रेजेंट में हमारा एक्टिवेट हुआ था। सिमिलरली हमारा जो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन जो हमारा एंजाइम है, ये किसकी प्रेजेंस में एक्टिवेट हो रहा है, एंटेरोकाइनेज, सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। और ये जो हमारा एंटेरोकाइनेज है, ये कौन सिक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो ये हमारा डिओडेनम है, इसके अंदर हमारी सिक्रीशंस आई पेनक्रियास की, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन। और इस का ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट कौन करेगा, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, इससे हमारा एक चीज सिक्रीट होगा जिसको हम कहेंगे सब, ये रहा हमारा एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज। अब ये क्या करेगा, हमारा जो ट्रिप्सिनोजिन है इस पे एक्ट करेगा और इसे एक्टिवेट कर देगा। अब ये एक्टिवेट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव ट्रिप्सिन पे। और यही जो ट्रिप्सिन जो हमारा है, जो ट्रिप्सिन है, ये विच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम इन द पेनक्रियाटिक जूस। यही ट्रिप्सिन हमारा काइमोट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करेगा, ट्रिगर करेगा कन्वर्ट होने के लिए, और बाकी सारे एंजाइम्स को भी कन्वर्ट होने के लिए ट्रिगर करेगा। तो फर्स्ट क्या, ट्रिप्सिनोजिन कन्वर्ट होगा एंटेरोकाइनेस की प्रेजेंस में, जो हमारा एंटेरोकाइनेस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ने सिक्रेट किया है। ठीक है, द बाइल रिलीज इनटू द डिओडेनम कंटेन्स द बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। ठीक है, जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन है, बेसिकली इन्हीं की वजह से हमारा जो स्टूल है और यूरिन है उनमें कलर आता है। तो अभी हम इसमें देख रहे हैं बाइल के अंदर क्या, बाइल हमारा जो जूस है डिओडेनम के अंदर सिक्रीट हुआ। बाइल के कंटेंट्स हमारे दो पिगमेंट हैं, पिगमेंट मतलब कलर, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, पर कोई एंजाइम नहीं होता। हमारे जो बाइल होता है, बाइल जूस है, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये बाइल का एक फंक्शन है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मेनली इसी में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, जो हमारा फैट है इसको ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स, मतलब जो हमारा फैट है इसको तोड़ के मिसल की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम हमारा क्या करता है, बाइल सॉल्ट्स। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेसेस। ठीक है, intestinal mucosal epithelium has goblet cell which secrete mucus. The secretion of the brush border cells of the mucosa along with the secretion of the goblet cells constitute the intestinal juice और succus entericus। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं इन लाइन से, कि हमारे जो इंटेस्टाइन की जो लेयर है उस पर गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइन में जो हमारा है, इंटेस्टाइन की अब सिक्रीशंस की बात करेंगे, इंटेस्टाइन, इसमें एक गॉबलेट सेल है, वो क्या सिक्रीट कर रहा है, हमारा म्यूकस।
और भी जो हमारा इंटेस्टाइन के ब्लड ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं जो बेसिकली वो कुछ सिक्रीशंस दे रहे हैं, सपोज करें बी सिक्रीशंस दे रहे हैं, ये दोनों मिलके हमारा इंटेस्टाइनल जूस और सकस एंटेरिकस बनाते हैं। तो हमारा क्या था, हमारा हमने देख लिया पैनक्रियास के अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट थे। बाइल के अंदर हमने देख लिया था कि बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट है, पिगमेंट्स प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, बट कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। उसी तरह जो इंटेस्टाइनल जूस है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है जो हमारा गॉबलेट सेल्स दे रहा है, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसे हम अभी बी मान रहे हैं, वो हमारा कंस्टिट्यूट होके हमारा इंटेस्टाइनल जूस बनाता है। अब देखते हैं दिस जूस कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइडेज, एग्जांपल maltase, डाइपेप्टिडेज, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस एक्सेट्रा। तो हमारा जो बी था बेसिकली यही सारे एंजाइम्स हैं, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये सारे मिल के हमारा इंटेस्टाइनल जूस बना रहे हैं। ठीक है, द म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट from the pancreas protects the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline pH। जो हमारा म्यूकस है बाइकार्बोनेट से मिलके, जो बाइकार्बोनेट हमारा पैनक्रियास सिक्रीट कर रहा था हमारे इंटेस्टाइनल वॉल को बचा रहा है हाईली एसिडिक जो हमारा HCl है उससे, बाय क्रिएटिंग और मेंटेनिंग द pH ऑफ alkaline medium which is around 7.8 and it is best for the enzymatic activity। तो बेसिकली क्या है, जो हमारा बाइकार्बोनेट है जो पेनक्रियास से सिक्रीट हो रहा है, ये सारे मिलके एल्कलाइन मीडियम बना के रखते हैं ताकि जो हमारा एसिडिक है HCl का नेचर वो भी ज़्यादा बढ़े ना, और जो हमारे एंजाइम है पेनक्रियास के वो मेनली कहाँ ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमली काम करते हैं जब आसपास एल्कलाइन मीडियम हो। सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, जो हमारा ब्रूनर्स ग्लैंड है, वैसे नॉर्मली ग्लैंड हमारे म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं पर कहीं कहीं हमारा सब म्यूकोजल में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे ड्यूडेनम में होता है। ब्रूनर्स ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन दिस, ये जो हमारा प्रोसेस है एंजाइमेटिक एक्शन को बढ़ाने में और पेनक्रियास के जो एल्कलाइन मीडियम है उसको मेंटेन करने में हमारा ब्रूनर्स ग्लैंड भी हेल्प करता है। तो अब आगे देखते हैं, द प्रोटीन्स प्रोटियोसिस पेप्टोन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड मतलब टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। Proteins in the chyme reaching the intestine are acted upon by the proteolytic enzyme of the pancreatic enzyme juices as given below। जो हमारे स्टमक के अंदर से जब हमारे ड्यूडेनम की तरफ शिफ्ट होते हैं तो ड्यूडेनम में हमारा क्या पैंक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं, फिर वो पैंक्रियाटिक जूसेस एंटेरोकाइनेस से एक्टिवेट होते हैं, और वो होने के बाद जो हमारे जो भी सब्सटेंस आ रहे थे स्टमक से ड्यूडेनम की तरफ, उन पे ये हमारे जो पैंक्रियास की सिक्रीशंस है वो एक्ट करेंगी। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये एक्ट करेंगी और हमारे प्रोटीन्स पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में, और इन्हें बना देंगे डाइपेप्टाइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स पे हमारे एक्ट करेंगे पॉलीसैकेराइड्स पे, इन्हें तोड़ के हमारा जो अमाइलेज थे हमारे पैनक्रियाटिक जूस के अंदर वो डाइसैकेराइड बना देंगे। जो लाइपेजेस एंजाइम थे वो फैट्स को डाइग्लिसराइड्स बना देंगे, मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। न्यूक्लियसेस इन द पैनक्रियाटिक जूसेस एक्ट एज अ न्यूक्लिक एसिड, एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लिक एसिड पे काम करेंगे और न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स पे एक्ट करेंगे। तो बेसिकली इनको तोड़ के इस फॉर्म में बना दिया है। जो ड्यूडेनम है इंटेस्टाइन है हमारा, वहाँ पे ये पैंक्रियाटिक जूस ने इन पे एक्ट किया और इन्हें न्यूक्लियोसाइड्स बना दिया, न्यूक्लिक एसिड को, मोनोग्लिसराइड्स फैट्स को, और डाइसैकेराइड्स हमारे इनको कार्बोहाइड्रेट्स को, डाइपेप्टाइड्स बना दिया हमारे प्रोटीन्स को, इनको इनके छोटे फॉर्म में बना दिया है हमने तोड़ के बेसिकली। अब यही जो हमारे एंजाइम्स हैं, द एंजाइम्स इन द सकस एंट्रिकस, अब जो हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं इनने तो एक्ट कर लिया, अब इसके बाद किसी बारी आती है हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस की बारी आती है, जो हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो यहाँ से बचे न्यूक्लियोसाइड्स, इन पे एक्ट करेंगे।
जो ऊपर से मोनोग्लिसराइड्स है इन पे एक्ट करेंगे अब इंटेस्टाइनल जूसेस, और इन पे एक्ट करने के बाद जो हमारा बाय प्रोडक्ट बनता है वो हमारा फाइनली एब्जॉर्ब होता जाता है। These final steps in the digestion occur very close to the mucosal epithelium cells of the intestinal। तो इनने यही कहा है जो म्यूकोसल एपिथेलियम है हमारा इंटेस्टाइन के, इसकी बहुत क्लोज ये सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो हमारा इंटेस्टाइन की जो सिक्रीशंस थी वो होती है हमारी डाइपेप्टिडेज, लाइपेसेस, न्यूक्लियोसाइडेसिस, और यही सारी हमारी एंजाइम्स थे जो इस पे एक्ट करेंगे। हमारे जो पेनक्रियाटिक जूस के एक्ट काम होने के बाद जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन पे ये एक्ट करेंगे। जैसे जो हमारे डाइपेप्टाइड्स बचे थे पेनक्रियाटिक एक्शन के बाद, उन पे हमारा इंटेस्टाइनल जूसेस के एंजाइम डाइपेप्टिडेसेस एक्ट करेंगे और एमिनो एसिड बना देंगे। माल्टोस पे माल्टेज एक्ट करेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज पे कन्वर्ट करेगा। लैक्टोज पे लैक्टेज एक्ट करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बना देगा। सुक्रोज पे सुक्रेज एक्ट करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बना देगा। और जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन पे हमारा न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करेंगे, उनको न्यूक्लियोसाइड्स बना देंगे। और न्यूक्लियोसाइड्स पे कौन एक्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज, और उन्हें शुगर और बेसिस की फॉर्म में बना देंगे। डाई और मोनोग्लिसराइड्स पे लाइपेसेस एक्ट करेंगे, उन्हें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देंगे। बेसिकली हमने हर किसी को एट द एंड ऑफ द डाइजेशन स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हमारे जो प्रोटीन्स हैं उनको हमने अमीनो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये इनकी स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है। हमारे हमने जो कार्बोहाइड्रेट है हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स मतलब जो डीएनए होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे, उनको हमने तोड़ के न्यूक्लियोटाइड्स को भी देख रहे हैं हम। न्यूक्लियोटाइड्स है तो उन पे कौन एक्ट करेगा, न्यूक्लियोटाइडेसेस। न्यूक्लियोसाइड्स है तो उन पे न्यूक्लियोसाइडेसेस एक्ट करेगा। एसेस मतलब क्या होता है, वो एंजाइम जो उनको तोड़ रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, उन एंजाइम्स के पीछे, उन चीज़ों के पीछे एज नाम आ जाता है। इनको तोड़ के शुगर और बेसिस बना दिया। जैसे लाइपेजेस है तो ये लिपिड्स को तोड़ रहा है। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ द बायोमैक्रोमोलिक्यूल मेंशन्ड अबव अकर इन द डिओडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारे ब्रेकडाउन हो रहा था, ये जो सारे जो रिएक्शंस हो रहे थे हमारे कहाँ पे, डिओडेनम में हमारे हो रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन के। द सिंपल सब्सटेंस thus formed are absorbed in the jejunum and ileum region of the small intestine। अब ये जो फूड्स हैं हमारे, जो हमारा डाइजेस्ट हुए, हमारा मेनली डाइजेशन हमारा हुआ इलियम के अंदर, इलियम कह रहा हूँ, हमारा ड्यूडेनम के अंदर। अब क्या होगा, हमारा जो फूड है वो हमारा एब्जॉर्ब कहाँ होगा, हमारा जेजुनम के अंदर और इलियम के अंदर। द अनडाइजेस्टिव एंड द अनअब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस आर पास ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस था मेनली हमारा हुआ कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी ड्यूडेनम पार्ट में, जेजुनम और उधर सिर्फ जेजुनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन हुए, और लार्ज इंटेस्टाइन का कोई खास रोल नहीं है एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, तो डाइजेशन में, सॉरी। द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये फंक्शन दे रखे लार्ज इंटेस्टाइन के, फंक्शन ये होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस व्हिच हेल्प्स इन एडेरिंग द वेस्ट and digested particle together and lubricating it for an easy passage। जैसे हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस सेल्स थे, वो म्यूकस सिक्रीट कर रहे थे। ठीक है, सलाइवा के अंदर म्यूकस था ताकि अच्छे से बोलस बन पाए, गीला गीला रह पाए, वो एडहेर रह पाए वो जो सब्सटेंस। इसी तरह से जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी म्यूकस सिक्रीट करता है ताकि वो जो हमारा स्टूल है वो इजीली पैसेज पास कर पाए, इजीली मूव कर पाए, उसमें कोई रिजिडिटी ना आए, उसमें कोई टाइटनेस ना आए, उसके इजीली वो पास हो पाए। द अनडाइजेस्टिव एंड द अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड द फीसेस। तो स्टूल है, हम उनको फीसेस भी कहते हैं, एंटर इनटू द सीकम, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियोसीकल वाल्व which prevents the backflow of the fecal matter। It is temporarily stored in the rectum till defecation। ये मैं आपको डायग्राम के साथ दिखाता हूँ। जो हमारा फूड है यहाँ पे अनडाइजेस्टिव वेस्ट फूड, डाइजेशन तो हमारा ड्यूडेनम में डाइजेशन हो गया, अब जेजुनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब जो बचा हुआ है हमारा इस तरफ आएगा, जो हमारा जो ये पोर्शन है ये हमारा क्या है, सीकम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे सीकम के पास गया,
सीकम के बाद हमारा कोलन के पास गया, कोलन के बाद हमारा असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन। और जो वेस्ट है वो हमारा कहाँ पे जाके स्टोर होता है, रेक्टम पे थोड़ी देर के लिए। और ये रेक्टम पे स्टोर होने के बाद एक न्यूरल रिफ्लेक्स, एक हमारे रिफ्लेक्स आता है, न्यूरल रिफ्लेक्स और न्यूरल अर्ज आता है, जिसके कारण हमें ऐसे फीलिंग आती है हमें बाउल मूवमेंट की। तो बेसिकली यहाँ से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ गया सीकम में, और सीकम से आगे ट्रैवल किया, वापस उसी लाइन में आ जाता है। और जो हमारा एक पॉइंट ये रह गया, जो हमारा इलियम था हमारा जो एंड में, ये रहा हमारा जिजुनम, ये रहा हमारा इलियम कॉइल। इधर से इधर एक हमारा वो प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर, जिसको हम कह रहे हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर, जो कंट्रोल क्या कर रहा है, यहाँ से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है ऊपर सीकम की तरफ चले जाए, ठीक है, ऊपर सीकम की तरफ चले जाए, बट वापस हमारा इलियम की तरफ ना है, बैक फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। The activities of the gastrointestinal tract are under the neural and the hormonal control for proper coordination of different parts. जो हमारा जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, सपोज के पेरिस्टाल्टिस, पेरिस्टाल्सिस, चर्निंग मूवमेंट्स, कब हमारे एंजाइम सिक्रीट होने चाहिए, कब कौन सा सेंटर रिलैक्स होना चाहिए, ये सारा एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है, और अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स एंड न्यूरल, मतलब हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा सीएनएस है, उसके कंट्रोल में, और हमारे पेरिफेरल सिस्टम के कंट्रोल में। द साइट, स्मेल एंड द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब हम सामने फूड देखते, कोई टेस्टी फूड देते हैं या फिर कुछ भी देखते हैं और हमें भूख लग रही होती है, तो हमारी ओरल कैविटी है उसमें सलाइवा बनने लगता है, कहते हैं ना मुंह में पानी आ रहा है। तो बेसिकली ये यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि आंखों से देखना, अगर हम किसी को फूड को देख रहे हैं, खुशबू भी सूंघ रहे हैं, तो हमारे ओरल जो हमारे सलाइवा का सिक्रीशन है वो तक स्टिमुलेट हो जाता है। गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टाइनल सिक्रीशन आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल। इसी तरह जिस तरह हमारा सलाइवा सिक्रीशंस बढ़ रहा है, उसी तरह अगर हम फूड को देख रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस भी बढ़ने लगते हैं। The muscular activities of different parts of the alimentary canal can also be moderated by the neural mechanism, both local and CNS। जो हमारे जितनी भी चर्निंग मूवमेंट्स और जितनी भी मस्कुलरिस कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, हमारे किसके कंट्रोल में, लोकल और सीएनएस के कंट्रोल में। लोकल मतलब जो भी नर्व्स आसपास घूम रही है पूरी बॉडी में, और सीएनएस मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव juices is carried out by the local hormone produced by the gastric and the intestinal mucosa। जो भी हम कह रहे थे ना हम स्टार्टिंग में कि एक न्यूरल कंट्रोल से हमारा कंट्रोल हो रहा है, एक हार्मोनल से कंट्रोल हो रहा है। तो जो हार्मोनल से कंट्रोल हो रहा है वो बेसिकली वो हार्मोन कौन सा कहाँ से आ रहा है, ये हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं और म्यूकोसा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, उसके जूसेस में से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, वही उसे जो एक्टिविटीज है, हार्मोनल एक्टिविटीज है, उनको यहाँ पे कंट्रोल करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन पे। Absorption is the process by which the end products of the digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph। जो हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वहाँ पे हमारे विलाय होते हैं, ठीक है, और ये विलाय के उधर यहाँ लैक्टियल्स बने होते हैं, जिसके अंदर हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, लिम्फ। तो जो हमारा फूड है वो यहाँ से आया और यहाँ एब्जॉर्ब हुआ इनके अंदर, ये जो इंटेस्टाइनल की सेल्स हैं यहाँ पे आया, अंदर आया, और जो हमारे यहाँ पे जो भी ये हमारे जो ब्लड वेसल्स, ये वेन है सपोज कीजिए, और ये हमारा आर्टरी है, ये हमारा आर्टरी है, इसमें जाके ये एब्जॉर्ब हो गया।
तो जब हमारा फूड बेसिकली बाहर से ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ रहा है, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। इट इज कैरिड आउट बाय द पैसिव एक्टिव फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब ये फूड आ रहा है यहाँ से, बाहर से अंदर आ रहा है, ये तो चाहे तो नॉर्मली आ रहा हो, पैसिवली आ रहा हो मतलब कोई एनर्जी नहीं लग रही हो, एक्टिवली आ रहा है मतलब कोई एनर्जी लग रही है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहा है मतलब कोई कैरियर है यहाँ पे जो इसको पकड़ रहा है और हेल्प कर रहा है, इसकी फैसिलिटेट कर रहा है इसको। ठीक है, इन तीन मैकेनिज्म से आता है। Small amounts of monosaccharides like glucose, amino acid, and some of the electrolytes like chloride ion are generally absorbed by the simple diffusion। जो हमारे कुछ ग्लूकोज, कुछ मोनोसैकेराइड्स हैं हमारे, लाइक ग्लूकोज, ठीक है, और कुछ अमीनो एसिड्स हमारा क्या सिंपल डिफ्यूजन से आते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से आते हैं ये हम। और आगे देखते, the passage of these substances into the blood depends upon the concentration gradient। जो हमारा यहाँ पे इनका पैसेज है, सपोज कीजिए ये बाहर हमारे फूड प्रेजेंट है और यहाँ पे कम है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कहता है, जहाँ से ज़्यादा होगा ज़्यादा से हमेशा कम आएगा सब्सटेंस। तो अगर सपोज कीजिए हमारे ब्लड में किसी खाने की कमी है, ग्लूकोज की कमी है, और हमने डाइजेस्ट किया भी ग्लूकोज को, और हमारे डाइजेस्टिव फूड में हमारे ग्लूकोज पड़ा है, तो यहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा से कम की तरफ आएगा मतलब ब्लड स्ट्रीम की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड किया, कंसंट्रेशन पे, इधर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया। तो यही लाइन बोला है, द पैसेज ऑफ दीस सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो हाउएवर द सम ऑफ द सब्सटेंस लाइक द फ्रक्टोज, सम अमीनो एसिड, ये फ्रक्टोज नहीं ग्लूकोज ही है, ठीक है, करेक्शन है, ग्लूकोज आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ द कैरियर आयंस Na+। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। जो हमारे कुछ सब्सटेंस है लाइक ग्लूकोज, कुछ अमीनो एसिड, ये किस तरह ट्रांसफर होते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके का, ये हमारे किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं, हमारे एक कैरियर प्रोटीन के थ्रू। जो हमारा कैरियर प्रोटीन है Na+, इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो हमारा ग्लूकोज किस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, सिंपल डिफ्यूजन से भी होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से भी होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ठीक है, जो वाटर अगर इधर से उधर जा रहा है, सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे ब्लड स्ट्रीम में वाटर कम है, वाटर का कंटेंट कम है, पर यहाँ पे हमारे जो सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा है, यहाँ वाटर कम है, और बाहर हमारा वाटर ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, और यहाँ पे हमारा जो सॉल्ट है वो 1-2 ही कम है। तो इसमें होगा क्या, हमारा जो वाटर है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। तो इधर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के हिसाब से जो हमारा वाटर का कंटेंट है बाहर ज़्यादा है, तो हमेशा जो चीज़ है वो बाहर मतलब ज़्यादा से कम की तरफ आएगी। तो ये वाटर कहाँ बाहर ज़्यादा है, तो ये अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी। सपोज कीजिए यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन हमारा जो ब्लड स्ट्रीम में है, रुको, ये जो हमारा सपोज करो ये एक हमारा ब्लड वेसल है, और ये हमारे बाहर सब्सटेंस है, ये ज़्यादा है यहाँ पे, और अंदर उससे भी ज़्यादा है, अंदर उससे भी ज़्यादा है, बाहर उससे थोड़ा कम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें अगेंस्ट द ग्रेडियंट, नॉर्मली क्या होगा, जो हमारा फूड है जहाँ पे ज़्यादा पड़ा है उससे कम की तरफ जाएगा, पर नहीं, अगर हमें कम से ज़्यादा की तरफ लाना है, मतलब जो नेचुरली हो रहा है उसके अगेंस्ट करना है, तो हमें यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं एटीपी लगाना पड़ेगा। और इसी तरह के
ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब कुछ मोनोसेकेराइड, कुछ अमीनो एसिड, कुछ मोनोसेकेराइड और कुछ लाइक ग्लूकोज हमारा इस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Na+ आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। तो ग्लूकोज हमारा क्या है, ग्लूकोज यहाँ पे ग्लूकोज, कुछ अमीनो एसिड और Na+, ये हमारा क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट का अपना ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इधर से उधर, ठीक है। तो ग्लूकोज हमारा तीनों मैकेनिज्म से हो रहा है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से, सिंपल डिफ्यूजन से, एक्टिव वाले से भी। द फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल, अब हमारा क्या है, जो भी अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन्स हो गए, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया, बचा क्या हमारा, लिपिड्स बचे। तो लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ पे थोड़ा टिपिकल होता है, इसको समझने की जरूरत है। तो हमारा जो मेनली हमारा जो फैटी एसिड्स हैं, इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग insoluble cannot be absorbed in the blood. They are first incorporated in the small droplets called micelles which move into the intestinal mucosa. सपोज कीजिए, जैसे सबका मैंने आपको बताया था, ये हमारे सेल्स हैं, ये हमारे सेल्स हैं। पहले तो हमारा जो फूड है वो यहाँ पे आके किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, फिर यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल प्रेजेंट होगी, इसके अंदर ये जाएगा। और ये जो हमारे इंटेस्टाइनल की वॉल है हमेशा म्यूकस से लाइंड रहेगी, ठीक है। ये हमारा सपोज कीजिए ये म्यूकस है, ये म्यूकस से लाइंड रहेंगी। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या है, ये नॉर्मली यहाँ से चले जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, पैसिव से हमने अभी देखा, या तो हमारा पैसिव सिंपल डिफ्यूजन से भी चले जाते हैं। पर जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, वो क्यों नहीं जा पाते, इनका रीज़न ये होता है, जो यहाँ पे जो हमारी म्यूकस की लेयर है, म्यूकस की लेयर है, ये वाटरी है, वाटरी इन नेचर है, मतलब हाइड्रोफिलिक है, वाटर लिविंग है, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग नेचर है इस लेयर का। और जो हमारे फैट्स हैं, आप देखेंगे कभी भी अगर ग्लास में पानी लीजिए और उसमें तेल डालिए, फैट होता है तेल, उसको डालिए तो तेल अलग अलग हो जाएगा, मतलब तेल अलग पानी अलग हो जाएगा। तो मतलब ये वाटर से डरते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो हमारा जो फैट का नेचर होता है, ये हमारा होता है हाइड्रोफोबिक। तो अब इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ये तो लेयर के बाहर अंदर ही नहीं जा पाएंगे, अंदर ही नहीं जा पाएंगे तो ब्लड वेसल के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। अब कुछ तो करना पड़ेगा ना कि ये अंदर जाके एब्जॉर्ब हो, म्यूकस के अंदर को क्रॉस करके अंदर जा पाए। तो इन्हीं का हमारा एक सोल्यूशन रहता है कि हमारे जो मिसल जो हमारे बाइल सॉल्ट्स हैं, जो हमारे बाइल सॉल्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं इसको बनाने में। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जो हमारे बाइल सॉल्ट्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर रहता है, ये हमारे बाइल सॉल्ट्स हैं, उनका ये स्ट्रक्चर रहता है, ये रहा बाइल सॉल्ट्स का स्ट्रक्चर। बाइल सॉल्ट का ये स्ट्रक्चर है, ये जो बाइल सॉल्ट के जो टेल है ये होते हैं हमारे हाइड्रोफोबिक और ये होते हैं हमारे हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारा जो फैट है, जो हमारा फैट है इसके अराउंड जाके चिपक जाएंगे, देख रहे हैं, ऐसे करके चिपक जाएंगे, ऐसे जाके चिपक के मिसल्स बना लेंगे, एक टाइप का गोला मिसल्स बना लेंगे। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, ये बन रहा है हमारा मिसल, ठीक है। ये रहा हमारा फैट का डिपोजिशन, अब क्या हो गया, इससे क्या हुआ, जो हमारा वाटर लविंग मतलब हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है, ये जो हमारा रेडेड पार्ट है हमारे बाइल सॉल्ट्स का, ये हमारा बाइल सॉल्ट्स का स्ट्रक्चर है, बाइल सॉल्ट का स्ट्रक्चर है। अब क्या हो गया, ये एक टाइप का हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस बन गया, मतलब इसके जो आस बाहर इतने सारे जो हमारे हेड्स हो गए, ये क्या वाटर लविंग है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर ले लेगा, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर ले लेगा और अब इस स्ट्रक्चर के सहारे ये हमारा इधर क्रॉस कर पाएगा। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट
हो सकता है। अभी क्या होता है, इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर आके प्रेजेंट हो जाता है, अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट कर लेता है। ये रहा। और अब ये यहाँ पे अंदर आने के बाद अब मिसल की फॉर्म को छोड़ के ये नॉर्मल अपने जैसा पहले फॉर्म था, फैटी एसिड की फॉर्म में आ जाता है। फैटी एसिड की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब फैटी एसिड डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता, यहाँ पे आने के बाद भी फैटी एसिड के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। एक इस फैटी एसिड पे प्रोटीन की लेयर चढ़ जाती है, और ये प्रोटीन की लेयर चढ़ने के बाद इनका नाम हो जाता है काइलोमाइक्रॉन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दे आर रीफॉर्म्ड इनटू द स्मॉल प्रोटीन। यहाँ पे इंटर करने के बाद ये रीफॉर्म्ड होते हैं, इन पे एक प्रोटीन का कोट लगता है जिसे हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल। जैसे मैंने आपको बताया था, इन सेल्स की जो हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, इनके आसपास जो ब्लड वेसल्स हैं और लिम्फ्स है, ये पहले जाएगा हमारा लिम्फ में, जो काइलोमाइक्रोन है हमारा लिम्फ्स के अंदर जाएगा, और लिम्फ्स में जाने के बाद अल्टीमेटली आर रिलीज्ड सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो अब लिम्फ वेसल्स के थ्रू फिर ये हमारा ब्लड स्ट्रीम में कनेक्ट होगा। इसी तरह हमारा फूड जो हमारा फैट है वो अब्जॉर्ब हो रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बाकी सारे तो सिंपल डिफ्यूजन वगैरह से हो रहे थे। इसमें थोड़ा वो रहता है कि पहले मिसल बनता है पाइल सॉल्ट से मिलके, मिसल अंदर जाता है, फिर रिफॉर्म्ड होता है जिसको काइलोमाइक्रोन का हमने, जिसपे प्रोटीन की कोट लग जाती है, उसको हम काइलोमाइक्रोन कह रहे हैं। फिर ये काइलोमाइक्रोन लिम्फ वेसल्स में जा रहा है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा रहा है। ब्लड स्ट्रीम में नहीं, वो लिम्फ में जाने के बाद ये हमारा ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। Absorption of substance take place in different parts of the alimentary canal, like mouth, stomach, small intestine, and large intestine. However, the maximum absorption occurs, जो हमारा maximum absorption occur होता है वो हमारा small intestine में होता है। तो एक छोटा सा समरी दे रखा है हमारे यहाँ पे टेबल पे कि हमारे माउथ में, स्मॉल स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। माउथ ये रहा हमारा, सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ द माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। जो हमारे कुछ है, जो म्यूकोसा है माउथ का, उससे अगर कोई कटरा कॉन्टैक्ट में आया, फिर हमारा टंग के नीचे अगर कुछ कुछ गोलियां नहीं होती, कुछ कुछ मेडिसिन नहीं होती जिन्हें डॉक्टर कहते हैं कि टंग के नीचे रख के चूसना, तो वो उस टाइप की होती है कि वो डायरेक्टली वहीं से एब्जॉर्ब हो जाती है, उस टाइप का मेडिसिन रहता है। स्टमक के अंदर किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर, एल्कोहल आर टेक प्लेस हियर, ठीक है। शुगर का हो रहा है, एल्कोहल का हो रहा है, और वाटर का हो रहा है, ठीक है। तीन चीज का। मेन द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट, सबसे मेन जो हमारा प्रिंसिपल ऑर्गन है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। The digestion of the completed here, and the final products of the digestion such as the glucose, fructose, fatty acid, glycerol, amino acid are absorbed through the mucosa into the bloodstream and the lymph, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहे थे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमारा क्या लिम्फ में पहले जा रहे थे, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में आ रहे थे, ठीक है। अभी पढ़ा हमने। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक प्लेस हियर। तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू व्हिच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब ये जो हमारा ब्लड स्ट्रीम में हमारे जो फूड्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये क्या करेंगे? सेल्स, जो बॉडी के सेल्स हैं उनके अंदर जाएंगे। अब ये जो सेल्स हैं, हमारे बॉडी के सेल्स हैं, ये इस फूड को, इस ग्लूकोज को हेल्प करेगा एनर्जी बनाने में, और ये जो एनर्जी बना रहा है, ये एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है इस ग्लूकोज को। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एसिमिलेशन, यूज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय द टिश्यू, ठीक है। The digestive wastage solidified into coherent feces in the rectum, initiate a neural reflex causing an urge or desire to its removal. जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है वो हमारा जाके सॉलिडिफाई होने लगता है। पहले लिक्विड लिक्विड फॉर्म में होता है, रेक्टम में पहुंचने के बाद, स्टोर होने के बाद वो थोड़ा सॉलिडिफाई होने लगता है। सॉलिडिफाई होने के बाद कुछ देर बाद एक न्यूरल अर्ज, अर्ज मतलब एक अर्ज टाइप का, मन करना, मन बना देता है और डिजायर कर देता है न्यूरल रिफ्लेक्स, जिस कि हमें अब डिफिकेट करना है। एक टाइप का न्यूरल जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, रेक्टम में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बचेगी, तो हमारा एक न्यूरल रिफ्लेक्स आएगा जो बोलेगा कि हाँ आप डिफिकेशन करनी है, आप बाउल मूवमेंट के लिए जाना है। द इजेशन ऑफ द फीसेस
टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, इसको हम डिफिकेशन कह रहे हैं, ठीक है। एनल ओपनिंग के थ्रू जब हमारा फीसेस जा रहे हैं, डिफिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, इज अ वॉलंटरी कंट्रोल इज कैरिड आउट बाय द मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इससे जो हमारा न्यूरल रिफ्लेक्स आ रहा है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर बाउल मूवमेंट करना, ठीक है, ये हमारा वॉलंटरी कंट्रोल में है। वॉलंटरी मतलब हमारे खुद के कंट्रोल में है। हम अपने खुद के कंट्रोल में हम खुद प्रेशर लगाते हैं ताकि टॉयलेट हो पाए, तो ये हमारा खुद का वॉलंटरी कंट्रोल है। अब क्या है, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मेन जो डिसऑर्डर है वो क्या होता है, जैसे कोई हुक फॉर्म आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई टेप फॉर्म आ गया, जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लेमेशन होने लगता है। इन्फ्लेमेशन क्या है, बॉडी का वो रिएक्शन अगेंस्ट एनी थिंग जो नेचुरली नहीं हो रहा है, जो नॉर्मली फिजियोलॉजिकली नहीं हो रहा है बॉडी में, उसके अगेंस्ट अगर कुछ होने लगता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। The infection are also caused by the parasites of intestine like tapeworm। ये parasites है हमारे इंटेस्टाइन में जो रहते हैं और वहाँ पे डिजीजेस कॉज करते हैं, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म एक्सेट्रा। अब हमारा जो पहला डिजीज है वो हमारा जॉन्डिस, ठीक है। द लिवर इज अफेक्टेड। द जॉन्डिस डिजीज में हमारा लिवर अफेक्ट होता है। स्किन आइज टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ द बाइल पिगमेंट। जो हमारे बाइल पिगमेंट थे बिल्यूरिबिन, बिल्यूरिबिन और बिलीवर्डिन, मैंने आपको बताया था हमारे स्टूल में और यूरिन में कलर देने के लिए इनका रोल रहता है। अगर ये ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं और ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं तो ये जो स्किन है और आइस का कलर भी येलो हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड है वो तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो स्किन जो हमारी होती है वो येलो होने लगती है और आइज भी। आपने कभी भी जॉन्डिस का पेशेंट अगर आसपास दे रहा हो, उसकी जो स्कैल्प है हेड की वो तक येलो हो जाती है, स्किन येलो हो जाती है और आंखें येलो हो जाती है। वॉमिटिंग, इट इज एन इजेशन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला। अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड द वॉमिटिंग। अब वॉमिटिंग क्या है, ये भी एक टाइप का डिसऑर्डर क्या है, जैसे कोई फूड पॉइजनिंग हो गई, कुछ हमने फालतू खा लिया, तो हमारा क्या होता है, जो पेट के अंदर का सब्सटेंस होता है उसे बाहर निकलने लगता है, उसी को हम वॉमिटिंग कहते हैं। ये आप सबको ही पता है। ये जो वॉमिटिंग है किस किस चीज से कंट्रोल होती है, जो हमारा ब्रेन होता है ना, जो हमारा ब्रेन है इसमें एक पार्ट होता है, ठीक है, मेड्यूला। मेड्यूला करके एक पार्ट होता है, उस मेड्यूला में हमारा वॉमिट सेंटर होता है, ठीक है, वॉमिट सेंटर होता है। वो वॉमिट सेंटर कंट्रोल करता है हमारा वॉमिटिंग को। अ फीलिंग ऑफ नोसिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग। वॉमिटिंग आने से पहले अजीब सी घबराहट होने लगती है, ठीक है, उसी को हम नोजिया कह रहे हैं। तो इस लाइन का यही मतलब है, फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग। नोजिया प्रीसीड कर रहा है वॉमिटिंग को। अब आगे बढ़ते हैं, डायरिया। The abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea. It reduces the absorption of food. ठीक है। द इसमें डायरिया में क्या होता है, जो हमारा जो स्टूल है उसके अंदर बहुत लिक्विड आने लगता है और जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम हो जाती है। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, वाटर अगर हो जाएगा तो फूड भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो इसके डायरिया के कारण डिहाइड्रेशन भी हो जाती है बॉडी के अंदर काफ़ी। इसलिए जब डायरिया होता है पेशेंट को तो हम उन्हें ORS का घोल, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रीफर करते हैं देना, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है। इसके बाद आता है हमारा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन डायरेक्ट अपोजिट है डायरिया के। इसमें क्या होता है, फीसेस आर रिटेन्ड इन द विद इन द रेक्टम एज द बाउल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। जो हमारे इरेगुलर बाउल मूवमेंट होने लग जाती है, जो हमारा बाउल मूवमेंट है इजीली नहीं होता है और जो हमारा फीसेस है वो रेक्टम में प्रीसीड करता है। इनडाइजेशन क्या है, इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड। इनडाइजेशन का मतलब ही समझ आ रहा है कि ढंग से डाइजेशन का प्रोसेस हो ही नहीं पाया। या तो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स कम थे, या तो हमारा अच्छे से सिक्रीट नहीं हुए उस टाइम पे एंजाइम, या फिर उन्हें एंजाइम्स को ऑप्टिमम पीएच नहीं मिला उनकी एक्टिविटी शो करने के लिए, ठीक है। लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। इसके क्या सिम्टम्स हैं, फीलिंग ऑफ फुलनेस, भरा भरा लगने लगता है हमें जब हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता। द कॉजेज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन,
एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। ये इनके कॉज हैं। जब हम इनएडिक्वेट, जब कम सिक्रीट होगा एंजाइम तो ढंग से डाइजेशन नहीं होगा, या बंदे को किसी बात से एंजाइटी, किसी बात की घबराहट हो रही है, उस टाइम पे खाना नहीं खाया जाएगा या डाइजेशन नहीं हो पाएगा। फूड पॉइजनिंग, अगर फूड कुछ गलत खा लिया तब। और ईटिंग, ओवर ईटिंग, एक्स्ट्रा खा लिया तो मन भर ही जाता है, और स्पाइसी फूड खाने से भी। तो चलो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।